हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, साइंस की 25 क्वेश्चन की श्रृंखला आज शुरू करने जा रहे हैं। ये सभी प्रश्न एनटीपीसी के लगभग सभी शिफ्टों में पूछा गया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन सेट को आप लगा करके अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। तो बिना टाइम पास किए चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो इसका सही आंसर है पैनक्रियाज। दोस्तों, मधुमेह रोग एक ऐसा रोग है जिसके प्रकोप से शरीर में जो ब्लड होता है उसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और ये मधुमेह रोग जो पैनक्रियाज है उसमें निकलने वाला इंसुलिन की कमी के कारण बढ़ने लगता है और जो इंसुलिन होता है उस पर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से मापते हैं? यानी वह कौन सा यंत्र है जिसकी मदद से हम किसी दूर स्थित पिंड के तापमान को माप सकते हैं? ऑप्शन: पारद थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर, पायरोमीटर या फिर रंगीन थर्मामीटर। दोस्तों, आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है पायरोमीटर। पायरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके मदद से हम रेडिएशन का प्रयोग करके किसी पिंड के तापमान को माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन: कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट का, जिसको हम जिप्सम कहते हैं। इसका फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। ये फार्मूला है किसका? जिप्सम का। अब इसी में यदि हम हाफ H2O कर देंगे तो ये बन जाएगा किसका? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों, हम जान सकते हैं जिससे हमारा हड्डी बना होता है वही लवण हमारे शरीर में हमारे हड्डियों में पाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट या चौथा ऑप्शन सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही जवाब है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट से हमारी हड्डियां बनती हैं और कैल्शियम कार्बोनेट से हमारा दांत टीथ टीथ बनता है। सोडियम क्लोराइड आप जानते हैं NaCl होता है और ये नमक होता है, साधारण नमक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, दोस्तों ये बायो का क्वेश्चन है, पोलियो किस कारण होता है? यानी कह सकते हैं पोलियो किसके कारण होता है? जीवाणु के द्वारा होता है या वायरस के द्वारा या फिर कवक के द्वारा अथवा प्रोटोजोआ के द्वारा? तो इसका सही आंसर है वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे कुछ हम एक्स्ट्रा बताने वाले हैं, जैसे जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, कवक द्वारा होने वाले रोग और प्रोटोजोआ वाले रोग। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जीवाणु से होने वाले कुछ रोग निम्न हैं, जैसे क्या हो जाएगा? प्लेग रोग। कौन सा? प्लेग रोग। फिर डिप्थीरिया रोग हो जाएगा, डिप्थीरिया। और तपेदिक यानी बुखार जिसको बोलते हैं, बुखार, काली खांसी, हैजा, न्यूमोनिया, ये सभी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हो जाएंगे। विषाणु से रोग होंगे, जैसे एड्स हो जाएगा, पोलियो, पीलिया, ये सभी विषाणु से होंगे। कवक से वे रोग होंगे लगभग जो स्किन पे पाए जाते हैं, जैसे हमारा दाद हो गया, खुजली हो जाएगा या फिर बालों का झड़ना, ये सभी कवक के द्वारा हो जाएगा। और मलेरिया एक ऐसा रोग है जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और ये अक्सर पूछा जाता है जो मलेरिया रोग होता है उसका वेक्टर कौन होता है और किसके कारण होता है, कौन से प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो इसका वेक्टर होता है मच्छर, मॉस्क्यूटो, सभी जानते हैं। और ये क्या होता है, एक बहुत ही ऐसा जो है कि प्लाज्मा नहीं, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? यानी जो कोई विकिरण होती है उसके कण होने की प्रकृति किसके द्वारा की जाती है? ये हमसे सवाल में पूछा है। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिए हैं, कुछ घटनाएं दी हैं जो हमारे फिजिक्स में होते हैं। पहला दिया है ऑप्शन व्यतिकरण, दूसरा दिया है विद्युत प्रभाव, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, तीसरा दिया है विवर्तन और चौथा दिया है ध्रुवीकरण।
तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं। इसका सही आंसर होता है, सही आंसर यहाँ पे होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में जब कोई प्रकाश किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे या फिर किसी भी धात्विक प्लेट पे गिरती है तो वह जो जिससे प्रकाश बनी होती है फोटॉन से, वह ऊर्जा का ट्रांसफर कर देता है और वही ऊर्जा हमारे बैटरी में आकर के संरक्षित हो जाती है और मुख्यतः यह सिलिकॉन से बनाए जाते हैं जो हमारे सोलर पैनल जिस पर काम करता है। ठीक है, और ध्रुवीकरण से किसका पुष्टि होता है, तरंग होने की पुष्टि होता है। जैसे कि हम प्रकाश को ले लें तो प्रकाश एक तरंग है, इसकी पुष्टि कैसे करेंगे, ध्रुवीकरण से, प्रकाश के ध्रुवण से। और कण होने की पुष्टि कैसे करेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों का कार्य करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह समझना है अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है और बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होता है। दोस्तों कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो जो लोग नहीं जानते हैं वो कृपया ध्यान से सुने। यानी ऐसी ग्रंथियाँ, हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी ग्रंथियाँ हैं जो नलिका विहीन है, यानी वो अपना कोई भी मान लो ग्रंथि है तो इसके लिए कोई नली नहीं है, वो अपना जो रस है या फिर जो भी एंजाइम है सिक्रेट तो करती है, वो डायरेक्ट क्या खून की नली में सिक्रेट करती है, जिससे कि क्या खून के साथ मिल करके अब अन्य भागों तक पहुँचता है। ऐसी ग्रंथियों को हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती हैं जिससे निकला हुआ द्रव किसी न किसी क्या नली के द्वारा जाकर के खून में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वह कौन सा अंग है या वह कौन सी ग्रंथि है जो दोनों का काम करती है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम करती है और बाह्यस्रावी ग्रंथि का भी काम करती है। ऑप्शन है अग्नाशय ग्रंथि, यकृत जिसको लीवर बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। तो इसका सही आंसर होगा अग्नाशय, जिसको पैनक्रियाज ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था पैनक्रियाज से इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है जिससे शुगर लेवल यानी ब्लड में जो शुगर लेवल क्या नियंत्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेकर, ज़्यादा टाइम ना लें और क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहें। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कोई द्रव है उसके क्वथनांक से पहले वाष्प बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण, चौथा नन ऑफ दीज। दोस्तों सबसे पहले इसका सही आंसर हम जानते हैं, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। तो वाष्पीकरण प्रोसेस क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। वाष्पीकरण वह प्रोसेस है यानी वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी द्रव अपने क्वथनांक से निम्न ताप पर ही गैस में बदलने लगता है, इसे हम बोलते हैं वाष्पीकरण। और संघनन किसे बोलते हैं, यानी वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगे, उस प्रक्रिया को यानी उस घटना को संघनन बोलते हैं। जैसे हम बोल दें जलवाष्प, जलवाष्प है और वह किस में बदलेगा, द्रव में बदलेगा, वो अक्सर वायुमंडल में ऐसी घटनाएं होने लगती हैं। और हिमीकरण क्या है, द्रव का ठोस में बदलना, यानी जल है वह बर्फ में बदलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बिना पूछे हुए चूने का रासायनिक नाम है। चूना तो सबने देखा होगा, अब इसका रासायनिक नाम क्या है। कैल्शियम क्लोराइड, फॉर्मूला CaCl2, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस। दोस्तों जब अब भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको सिंपल से समझ में आ जाएगा, CaO यही है क्या, बिना बुझा हुआ चूना। और इसमें जब थोड़ा सा पानी मिला देंगे, यानी इसमें पानी मिलाने के बाद जब इसमें जल से क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, CaOH का ट्वाइस, यानी कि बुझा हुआ चूना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका राइट आंसर कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सेक्शन को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। अगला क्वेश्चन सामने है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। वैसे तो मानव शरीर जो है एक विभिन्न आश्चर्यों से भरा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा अंग कौन सा है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है मस्तिष्क, ब्रेन, दूसरा ऑप्शन है हार्ट यानी हृदय, थर्ड ऑप्शन है स्किन यानी चमड़ा, और फोर्थ ऑप्शन है लीवर यानी यकृत।
तो इसमें सही आंसर क्या होगा वो आपका उत्तर चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है स्किन यानी चमड़ा। ये चमड़ा त्वचा, इसको त्वचा भी बोला जाता है, सबको पता होगा त्वचा इस चमड़ा। यह हमारे संपूर्ण बॉडी के बाहरी परत होती है, इसलिए सबसे बड़ा अंग बन जाता है। ठीक है, यकृत की बात करें तो ये सबसे मेन काम करता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे अंग हैं जिसके बारे में डिस्कस करना इस वीडियो में मुमकिन नहीं है, क्योंकि ताकि ये वीडियो बहुत लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? यानी जो फल मीठे लगते हैं इसका क्या कारण है? ऑप्शन राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज या माल्टोज। सभी क्या है? एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन फलों में जो मिठास होती है वो किसके कारण होती है, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रक्टोज। यानी फ्रक्टोज में जो शर्करा होती है वो क्या होती है? फलों में पाया जाता है। ठीक है, और माल्टोज किस में पाया जाएगा? ये मुख्यतः चावल वगैरह में पाया जाता है। और लैक्टोज सबको पता है ये मिल्क में पाया जाएगा, मिल्क यानी दूध में। ठीक है, ये 3 ऑप्शन बेहद इंपॉर्टेंट है, किसी भी ऑप्शनल क्वेश्चन देकर के पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सामने, निम्न में सबसे छोटा जीव कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सबसे छोटा जीव, ऑप्शन है वायरस यानी विषाणु, अगला बैक्टीरिया यानी जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, ईस्ट। दोस्तों वायरस एक ऐसा जीव है जो नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते, बाकी कुछ जीवाणु को तो हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। और माइकोप्लाज्मा, इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। इस क्वेश्चन का सही आंसर माइकोप्लाज्मा होगा। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों, विषाणु इसकी खोज सबसे पहले तंबाकू के पौधे पे की गई थी। ठीक है, तंबाकू के पौधे पे की गई थी, और इसको किसने खोजा था? इवानोस्की ने खोजा था। पूरा नाम दामित्री इवानोस्की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? दोस्तों हम तो सभी जानते हैं कि एक कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, और केंद्रक में बहुत सारा डीएनए पाया जाता है जो क्रोमेटिन के धागों के समान होता है, और यह डीएनए से बना होता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन यह पूछा है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। ऑप्शन इस प्रकार है, गोल्जी काय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या अंतःद्रवी जालिका। तो इसका सही आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें डीएनए मिलता है। ठीक है, लेकिन ये वाला डीएनए जो जेनेटिक्स का काम नहीं करता, क्योंकि ये न्यूक्लियस से बाहर होता है, और ये जो सेंटर में होता है यानी न्यूक्लियस में होता है वो हमारा काम करता है जेनेटिक्स का, क्योंकि सेल डिवीजन सर्वप्रथम न्यूक्लियस से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं, यानी कितनी अस्थियां हैं? ऑप्शन 8, 30, 10 या 12। दोस्तों सही जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 8। ठीक, ये हमें खोपड़ी में पूछा है। यदि हमसे क्वेश्चन यह पूछता हमारे मस्तिष्क में कितनी हड्डियां हैं, तो इसका राइट आंसर आता 22। यह केवल खोपड़ी में पूछा है, इसलिए इसका सही आंसर 8 होगा। इसको एक तरह से और पूछ सकता था, मनुष्य की कपाल में कितनी अस्थियां हैं? कपाल, क्या कपाल हिंदी है, इसको अगर कपाल पूछे या खोपड़ी पूछे तो इसका आंसर क्या होगा? 8 होगा। अगर पूछे इसके मनुष्य के सिर में कितनी हड्डियां हैं, मस्तिष्क में कितनी हड्डियां हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 22 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, यानी जब हमारा जो पीरियोडिक टेबल है जिसमें तत्वों का वर्गीकरण किया गया है उसमें आवर्त और समूह में बांटा गया है, तो हमें बताया जा रहा है, सबसे से पहले हम जानते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है वो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें मॉडिफाई करने के बाद डब्ल्यू मोज़ले ने अपनी आधुनिक आवर्त सारणी दी थी, जिसमें 7 क्या है? आवर्त हैं, और 18 वर्ग हैं, और जो 18वां समूह है इसे बोलते हैं जीरो ग्रुप यानी शून्य समूह, या फिर इसमें क्वेश्चन पे आ जाएंगे तब सीधा तो हो जाएगा।
क्वेश्चन से मिल जाएगा। आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य, मतलब कह सकते हैं प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक निष्क्रिय गैस। यानी कि जो प्रत्येक आवर्त है उसका अंतिम वाला जो तत्व है वो एकदम निष्क्रिय गैस है, इस क्वेश्चन का है। और पहला वाला जो तत्व है वो क्या है, क्षार है। और दूसरा वाला तत्व जो है वो क्षारीय मृदा धातु है। ये भी धातु है, ये गैस है, और बीच में आते हैं अधातु। ठीक है। और एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं उपधातु। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएंगे, एंटीमनी हो जाएगा, बिस्मथ हो जाएगा, ये सभी क्या है, उपधातु है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन डब्ल्यू फ्लेमिंग, सी वॉक्समैन, लुइस पास्चर, ए फ्लेमिंग। दोस्तों इसमें ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो फ्लेमिंग वर्ड हमको 2 जगह दिख रहा है, जिससे यदि हमको पूरा नाम नहीं याद रहेगा तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है। तो हम सबको पता है पहला जो एंटीबायोटिक बना था वो बना था पेनिसिलिन। क्या बना था, पेनिसिलिन। और इसको बनाया गया था पेनिसिलियम नोटेटम नामक जीवाणु से। दोस्तों जब पेनिसिलिन की बात आपके दिमाग में आती है तो आपको इसको बनाने वाला नाम भी याद आ जाता है, क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसलिए डब्ल्यू वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, ध्यान से इसको पढ़िएगा और सही जवाब दीजिए। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए, या कह सकते हैं मिलाइए। सूची 1 में कुछ खोजकर्ताओं के नाम दिया है और सूची 2 में कुछ खोज के नाम दिया है। जैसे जेनर, जेनर ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं एडवर्ड जेनर। कौन सा जेनर, एडवर्ड जेनर। इस नाम से आपको याद आ गया, इसने किसकी खोज की थी, टीकाकरण की। किसकी टीकाकरण, चेचक की। चेचक की टीकाकरण की खोज की थी किसने, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है। अब आते हैं वाटसन, ये केवल एक नाम दिया है, अब पूरा में कंफ्यूज मत हो जाएगा। वाटसन थे जिन्होंने क्या किसकी खोज की थी, द्विकुंडली संरचना। वाटसन और क्रिक 2 मतलब वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या संरचना, द्विकुंडली संरचना प्रस्तुत की थी, किसकी, डीएनए की। डीएनए की द्विकुंडली संरचना प्रस्तुत की थी किसने, वाटसन और क्रिक ने। इतने से हम ऑप्शन को सर्च कर सकते हैं, लेकिन हम जानकारी के लिए पूरे खोजकर्ताओं और खोज को अध्ययन करते हैं। लैंड स्टीनर की बात करते हैं, तो लैंड स्टीनर का पूरा नाम है कार्ल लैंड स्टीनर। इसने खोज की थी रुधिर वर्ग की। और रुधिर वर्ग कितने होते हैं, ए, ओ, ए बी और केवल बी। ठीक, ये 4 रुधिर वर्ग है, जिसमें ओ को हम बोलते हैं सर्वदाता और ए बी को बोलते हैं सर्वग्राही। और वो भी ए बी में ए बी पॉजिटिव वाले को सर्वग्राही बोलते हैं और ओ नेगेटिव वाले को सर्वदाता बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हम देखेंगे ऑप्शन किस हिसाब से है। जैसे ए का हमने कौन सा खोजा था, टीकाकरण 3, तो ए का 3 तो सभी में है। बी वाटसन, वाटसन ने क्या किया था, द्विकुंडली संरचना दी थी, यानी बी का 4 चाहिए, तो 4 का ऑप्शन में 2 है, तो यानी पहला बी का 4, यानी कि पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन गलत हो गया, बचे 2 ऑप्शन बी और सी। लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर किसके खोज की थी, रुधिर वर्ग की। अब रुधिर वर्ग यानी सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट कौन है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ठीक है। और सेकंड में कलर भी गलत हो जाएगा। अगला बेहद इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से अगर आपके पास नोट्स है, यानी आपके पास नोट्स है, तो उस पर लिख लीजिए, ताकि दोबारा अगर आपको ज़रूरत पड़े तो समझ में आ जाए आसानी से। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है, सभी एग्जाम में पूछा गया। अभी अभी मेरे एग्जाम एनटीपीसी में भी यही क्वेश्चन आया था। स्कर्वी रोग, सबको इसका आंसर पता है, विटामिन सी जिसके कारण स्कर्वी रोग होता है। लेकिन हम कुछ ऑप्शन को भी लेकर चलते हैं। विटामिन बी, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग नामक होता है। कौन कौन सा, बेरी बेरी। ए से क्या होता है, रतौंधी, रतौंधी। और विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, रिकेट्स। और इसका अगर हम रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन बी का नाम है थायमीन, ए का नाम है रेटिनॉल, क्या, रेटिनॉल। और डी का नाम क्या है, बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग भी, कि सभी हम ही बताएं। विटामिन डी का नाम है आपके लिए HW। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन
ये रहा। इंसुलिन उत्पादित करता है। ये तो क्वेश्चन क्या होता है कि रिपीट हो गया है, पहले बता दिया था, फिर भी आप इसका सही आंसर कमेंट करिए। पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है, पित्ताशय द्वारा होता है, आंत द्वारा होता है या पैनक्रियाज द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर है पैनक्रियाज द्वारा, जिसको बोलते हैं अग्नाशय। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सही जवाब। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किससे मापी जाती है? यानी एक उड़ते हुए चक्के, यानी कोई चीज हवा में उड़ रही है और वो घूर्णन कर रही है, यानी गति कर रही है, घूर्णन गति, तो इसकी स्पीड किससे मापी जाएगी, हमें ये बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्ट्रोबोस्कोप। क्या? स्ट्रोबोस्कोप। यदि आपको इसका सही आंसर पता ना भी हो तो भी आप ऑप्शन को देख करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे बैरोमीटर, बैरोमीटर का प्रयोग क्यों होता है आप सभी जानते हैं, वायु दाब मापने के लिए। किसके लिए? वायु दाब मापने के लिए, यानी कह सकते हैं एयर प्रेशर मापने के लिए, वायु मापने के लिए। एनीमोमीटर, ये भी बिल्कुल सेम है, वायु की गति, क्या? वायु की गति मापने के लिए होता है, ठीक है। और हाइग्रोमीटर, ये तो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, वायु में उपस्थित आर्द्रता को मापने के लिए। किसको? आर्द्रता, यानी जो नमी है उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर। लास्ट ऑप्शन बचता है स्ट्रोबोस्कोप, जिससे हम क्या मापते हैं, किसी भी हवा में उड़ते हुए चक्के की घूर्णन गति को मापते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? यानी वह कौन सा यंत्र है जिससे रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है? ऑप्शन ये रहा, डायनेमो, हीटर, मोटर या बैटरी। आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा बैटरी। बैटरी क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। लेकिन हम ऑप्शन को भी कवर करेंगे। डायनेमो क्या करता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को, किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, कौन? डायनेमो। और हीटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है या तापीय ऊर्जा में बदलता है, दोनों सेम है। और मोटर क्या काम करता है? मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जस्ट डायनेमो का उल्टा। अगला क्वेश्चन सामने है, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी? यानी एक पुस्तक है ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये किसने लिखी है, ये हमें बताना है। ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डिकेंस, ह्यूगो डिवरीज या फिर लैमार्क। दोस्तों द ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसको लिखा है लैमार्क ने। किसने? लैमार्क ने लिखा है, यानी कि जीवों की उत्पत्ति किसने लिखी है? लैमार्क ने लिखी है, ठीक है दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। केचुए में कितनी आंखें होती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ को पता भी नहीं होगा, कुछ कंफ्यूज होंगे और कुछ को तो पता ही होगा। जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर दे। ऑप्शन है 1, 2, बहुत सारे होते हैं या एक भी नहीं होते हैं। पूछा क्या है? केचुए में कितनी आंखें होती है। अब कछुआ मत समझिएगा, केचुआ जो लंबा और बेलनाकार होता है, ठीक है। तो इसकी सही आंसर है उसमें कोई भी नेत्र नहीं होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब है कोई नेत्र नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यानी कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो कहाँ स्थित होती है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, अभी रुक जाओ, पहले इसका आंसर तो दो। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पहले आपको बताए थे जो पीयूष ग्रंथि होता है वही पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। थोड़ी सी इसमें लिखने में इशू आ रही है, थोड़ा मैनेज कर लो, अगले वीडियो में साफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है मस्तिष्क, अग्नाशय, गला या किडनी। ये जो ग्रंथि होती है कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मस्तिष्क में, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं या फिर सबसे छोटी ग्रंथि कहते हैं, वह मस्तिष्क में स्थित होती है। और गले में कौन सी ग्रंथि स्थित होती है? सबको पता है थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। अग्नाशय, अग्नाशय तो खुद एक ग्रंथि है। किडनी, किडनी में नहीं होती है, किडनी के ऊपर एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं
एड्रेनल ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सामने है। परमाणु के नाभिक में होते हैं, यानी आपको पता होगा परमाणु की संरचना। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, या सिर्फ इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आंसर दीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। दोस्तों ये हमारा क्या बन गया, एक परमाणु की संरचना। ठीक से नहीं बना है लेकिन जस्ट लाइक है। बीच में क्या है, हमारा नाभिक है, और इस नाभिक में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और जो ये हमारा क्या बना है, कक्षा बने हैं, इसमें केवल इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसमें कोई भी त्रुटि हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से सूचित करें, ताकि अगले वीडियो में हम इसको सुधार सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।